वेलकम टू द क्लास एवरीवन। देखो, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी प्रिपरेशन में। आपको लगता है सुबह उठ के 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो हो गया प्रीलिम्स क्लियर। बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। आपने न्यूज़ पढ़ ली, अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी आपसे सिर्फ न्यूज़ नहीं पूछ रहा है। एग्जामिनर उस न्यूज़ के पीछे का स्टैटिक कॉन्सेप्ट और उसकी टेक्निकल बाउंड्री टेस्ट करता है। आज इस क्लास में ना हम कैजुअली न्यूज़ नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम डायरेक्ट यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट डीकोड करेंगे। आज हम फाइनली सीखेंगे कि एग्जैक्टली ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे किया जाता है एग्जाम हॉल में। चलो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल लो, क्योंकि आज का ये मास्टर क्लास आपके प्रीलिम स्कोर को डायरेक्टली बढ़ाने वाला है। ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात। अब जरा स्क्रीन पे इस 360 डिग्री रडार को देखो ध्यान से। ये हमारा सिलेबस कवरेज मैट्रिक्स है आज के लिए। हम आज साइंस, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक मैपिंग के उन कोर एरियाज को हिट करने वाले हैं जहां से सीधा क्वेश्चन बनता है। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं वहां से लेकर जियो इंजीनियरिंग के ट्रैप्स तक और आरबीआई के स्ट्रिक्ट लिमिट से लेकर जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट्स तक। देखो, ये प्योरली पैटर्न रिकग्निशन का गेम है। अगर आपने इस रडार को समझ लिया ना, तो एग्जाम हॉल में ब्लाइंड गेस नहीं मारोगे आप, बल्कि लॉजिक और प्रेसिजन के साथ ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे। ये आज का सेशन प्योर गोल्ड है प्रीलिम्स पैटर्न रिकग्निशन के लिए, तो पूरा फोकस मुझे स्क्रीन पर चाहिए आपका। तो फटाफट से आज का एजेंडा बोर्ड पे देख लीजिए। हम 5 चीजों पे आज फोकस करेंगे। फर्स्ट, द प्रीलिम्स पैटर्न इंजन। सेकंड, साइंस एंड टेक ट्रैप्स। थर्ड, रेगुलेटरी लिमिट्स एंड एक्सेप्शंस। फोर्थ, स्ट्रेटेजिक मैपिंग ओवरलैप ट्रैप्स। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनल सिंथेसिस एंड रिवीजन, जहां हम सीखेंगे इन सबको याद कैसे रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द प्रीलिम्स पैटर्न इंजन, डिकोडिंग द मैट्रिक्स। देखिए, यूपीएससी क्वेश्चंस हवा में से नहीं बनाता। एग्जामिनर पेपर सेट करते वक्त एक सीक्रेट स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स यूज करता है। इन 3 ग्रीन बॉक्सेस को स्लाइड पे ध्यान से देखो और नोट करो। एग्जामिनर रैंडमली फैक्ट्स नहीं उठाता, वो ब्रॉडली 3 पैटर्न्स टेस्ट करता है। नंबर 1, द लिमिट्स ऑफ टेक पैटर्न, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके इकोलॉजिकल या सिक्योरिटी साइड इफेक्ट्स क्या हैं। नंबर 2, द रेगुलेटरी एक्सेप्शंस पैटर्न, जैसे ईसीआई या आरबीआई हो गया तो इनके एब्सोल्यूट लीगल लिमिट्स क्या हैं और इनके एक्सेप्शंस कहां शुरू होते हैं। और नंबर 3, द मैपिंग ओवरलैप पैटर्न। एग्जामिनर को सिर्फ एक लोकेशन रटवाने में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो रीजनल ज्योग्राफिक चोक पॉइंट्स टेस्ट करता है जहां 2 कंट्रीज के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। इन 3 पैटर्न के बाहर यूपीएससी का पेपर रेयरली जाता है। समझ आया? अब इस फ्रेमवर्क को आगे अप्लाई करके देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, साइंस एंड टेक ट्रैप्स, पुशिंग द लिमिट्स। यहां थोड़ा अलर्ट रहना सब लोग। अब भाई, साइंस एंड टेक एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एरिया है ट्रैप सेट करने के लिए। डायग्राम पे फोकस करो। ये स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन यानी एसएआई ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए आजकल काफी न्यूज में है। ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का पार्ट है। पर अब यूपीएससी ट्रैप कहां लगाएगा? एग्जामिनर स्टेटमेंट देगा कि एसएआई ट्रोपोस्फियर में किया जाता है। यहां अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर हम एरोसोल्स को ट्रोपोस्फियर में यानी लगभग 10 से 16 किलोमीटर की हाइट तक इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? बारिश आएगी और वो सब वॉश आउट हो जाएगा, राइट? कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए ये नाम में ही है स्ट्रेटोस्फेरिक। इसको स्पेसिफिकली स्ट्रेटोस्फियर में इंजेक्ट करना जरूरी है, जो 10 से 50 किलोमीटर के बीच होता है, ताकि वो एरोसोल्स वहां लंबे समय तक टिक सकें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना, ये ग्लोबल वार्मिंग का परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हीट को मास्क कर रहा है। उल्टा ये ओजोन रिकवरी को डिले करके एसिड रेन कॉज कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? चलो रुक जाओ, एक प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अभी लाइव क्लास में। स्टेटमेंट 1, एसआई रिड्यूसेस एटमॉस्फेरिक CO2। स्टेटमेंट 2, इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रॉपिकल रीजन्स। बताओ मुझे, क्या लगता है आपको? सोचो ध्यान से। इसको एलिमिनेट कैसे करोगे एग्जाम में? सिंपल लॉजिक लगाओ जो मैंने अभी बताया। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट सिर्फ हीट को मास्क करता है, सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट करके। ये एटमॉस्फेयर से CO2 को परमानेंटली हटाता नहीं है। वो काम तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक्स का है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। और दूसरा, एसएआई पोल्स पर हाईली इफेक्टिव होता है, ट्रॉपिक्स पर इसका इंपैक्ट उतना नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? नाइदर। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। देखा, इस तरह से यूपीएससी आपकी कंसेप्चुअल डेप्थ चेक करता है। एग्जाम प्रेशर में यही आसान चीजें गलत हो जाती हैं। अब अगले ट्रैप पे आते हैं। इस जी इवोल्यूशन मैट्रिक्स पर स्लाइड में जो येलो एरो है उसको ध्यान से देखिए। इंडिया 6G पेटेंट फाइलिंग्स में ग्लोबली टॉप 6 में रैंक कर रहा है। अब ये हो गई आपकी डायरेक्ट न्यूज़, पर हमें तो स्टैटिक लिंक पकड़ना है ना। 6G AI नेटिव होने वाला है। इसका मतलब AI को नेटवर्क में ऊपर से या बाहर से ऐड नहीं किया गया है। नेटवर्क का राउटिंग ही अपने आप में ऑटोनॉमस है। पर यहाँ सबसे बड़ा टेक्निकल ट्रैप आता है इनके स्पेक्ट्रम डिफरेंसेस में। यूपीएससी यहीं पर खेलेगा आपसे। चलो इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं अगली स्लाइड पर।
इसको डिस्टिंक्शन को अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लो। 5G ऑपरेट करता है प्राइमरीली सब 6 गीगाहर्ट्ज और मिलीमीटर वेव पर, यानी mm वेव पर भाई जब हम 6G की बात करते हैं ना, द होल गेम शिफ्ट्स टू दी टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, यानी 100 गीगाहर्ट्ज से लेकर 10 THz तक। अब कल को प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए कि 6G एक्सक्लूसिवली यूजेस mm वेव या सब 6 गीगाहर्ट्ज, तो बिना सोचे समझे उसको तुरंत एलिमिनेट कर देना वहां पर। एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान दिया करो। 6G इज ऑल अबाउट टेराहर्ट्ज। ये एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल है, बट ट्रस्ट मी, ये आपके सीधे 2 मार्क्स बचा लेगी। Okay, moving on to the third critical area, regulatory limits and exceptions, the power traps. पॉलिटी में ना यूपीएससी की हमेशा से आदत रही है इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्शंस टेस्ट करने की। मैं चाहता हूं आप सब लोग इस ECI एक्शन मैट्रिक्स को ध्यान से देखें और इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें अपने फोन्स में। ये टेबल एग्जाम के लिए प्योर गोल्ड है। देखो, न्यूज़ ये आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी RUPs को डीलिस्ट कर दिया। अब यहाँ यूपीएससी ट्रैप कहाँ लगाएगा? वो एग्जाम में बड़ा सा स्टेटमेंट देंगे कि ECI के पास एब्सोल्यूट पावर है किसी भी पार्टी को परमानेंट डीरजिस्टर करने की। गलत, एकदम गलत। देखो, ECI के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जरूर है किसी पार्टी को डीलिस्ट करने की, अगर वो एड्रेस गलत दे या 6 साल तक कोई इलेक्शन ही ना लड़े। पर सुनो ध्यान से, ECI कंप्लीटली लैक्स द स्टैट्यूटरी पावर टू परमानेंटली डीरजिस्टर अ पार्टी जस्ट बिकॉज उनकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस खराब है। ये परमानेंट डीरजिस्ट्रेशन की पावर उनके पास है ही नहीं, और ये लीगल लिमिटेशन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कंफर्म की थी। तो चलो इसी रूल को अप्लाई करके देखते हैं एक्चुअल एग्जाम फॉर्मेट में। Consider these statements about RUPs. Statement 1, they are entitled to 40-star campaigners. Statement 2, the ECI has statutory power to permanently deregister them for poor electoral performance. बताइए क्लास, which statement is correct? अपना लॉजिक लगाओ और ऑप्शन ब्रेक करो। अभी पढ़ा ना हमने, ECI के पास परमानेंट डीरजिस्ट्रेशन की स्टैट्यूटरी पावर नहीं होती पुअर परफॉर्मेंस के आधार पर, तो स्टेटमेंट 2 क्लियरली एलिमिनेट हो गया यहीं पर। अब बचा स्टेटमेंट 1, क्या इनके पास 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं? नहीं भाई, RUPs को लिमिट के हिसाब से सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं। ये जो 40 का बड़ा नंबर है, ये रिकग्नाइज नेशनल या स्टेट पार्टीज के लिए रिजर्व होता है। तो आंसर क्या आएगा? नीदर, दोनों गलत हैं। देख रहे हो, अगर रूल की और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो कैसे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। चलो अब थोड़ा इकोनॉमी पे आते हैं। स्लाइड के राइट साइड वाले इस डायग्नोस्टिक टेबल को ध्यान से देखिए। फ्लिपकार्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? वो NBFC लाइसेंस लेने वाला पहला इंडियन ई-कॉमर्स प्लेयर बन गया है अपनी ऐप Super.Money के थ्रू। अब यहाँ यूपीएससी ट्रैप कैसे लगाएगा पेपर में? वो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट डालेंगे, NBFCs कैनॉट एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट्स। ये वर्ड देख रहे हो, एनी, ये एक्सट्रीम वर्ड का क्लासिक ट्रैप है। NBFCs टर्म डिपॉजिट्स बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर एक्चुअल एक्सेप्शन कहाँ है? वो डिमांड डिपॉजिट्स, जैसे आपके करंट या सेविंग्स अकाउंट होते हैं जहां आप तुरंत पैसा निकाल सकते हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक और बहुत बड़ी चीज, NBFCs हमारे नेशनल सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं और इनके डिपॉजिटर्स DICGC कवर के अंडर बिल्कुल नहीं आते। ये बेस डिफरेंसेस हमेशा याद रखना। Let's test this understanding right now. Statement 1, NBFCs must maintain a minimum net owned fund, यानी NOF of 100 crore rupees. Statement 2, their depositors do not enjoy DICGC cover. बताओ, इनमें से कौन सा सही है? सोचो थोड़ा। स्टेटमेंट 2 तो हमने अभी क्लियर किया कि सही है, NBFC डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी DICGC कवर नहीं मिलता। पर स्टेटमेंट 1 में मैक्सिमम बच्चे फंसेंगे एग्जाम हॉल में। सबको क्या लगता है कि NBFC एक बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो कैपिटल भी बड़ा होगा, 100 करोड़ तो होना ही चाहिए। नहीं, गलत। मिनिमम NOF रिक्वायरमेंट एक बेसिक NBFC रजिस्टर करने के लिए सिर्फ 10 करोड़ होती है, 100 करोड़ नहीं। ये 100 करोड़ का बेस कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए होता है स्टार्टिंग में। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया आसानी से। करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। ये बिल्कुल वही जगह है जहां एग्जामिनर आपको फंसाता है डेटा ट्विस्ट करके। इस फैक्ट को स्पेसिफिकली नोट डाउन कर लो अपने पास। तो इकोनॉमी और पॉलिटी के ट्रैप्स समझ लिए। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, स्ट्रेटेजिक मैपिंग ओवरलैप ट्रैप्स, द जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट्स। देखो बच्चों, स्ट्रेटेजिक मैपिंग में अब यूपीएससी का ट्रेंड बदल गया है। अब वो पुराने जमाने वाले सीधे सीधे लोकेशंस नहीं पूछता, उन्हें मतलब है रीजनल ज्योग्राफिक चोक पॉइंट से, जहां 2 या उससे ज्यादा कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कंप्लीटली ओवरलैप होते हैं। जरा स्क्रीन पे ईरान के इस मैप को देखिए। अपना फोकस ऊपर आर्मीनियन बॉर्डर से लेकर नीचे पर्शियन गल्फ तक लेकर जाओ। न्यूज में एक्चुअली क्या था? ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर मिलिट्री स्ट्राइक्स थी और इंडिया ने अपने सिटीजन्स को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था, जिसमें आर्मीनिया का बॉर्डर यूज किया गया था। यहां कितना मैसिव स्ट्रेटेजिक ओवरलैप देखने को मिल रहा है। और नीचे देखो, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट है राइट एट द बॉटम। एग्जामिनर यहां मैप मैच द फॉलोइंग बनाएगा और आपको ईरान की इन अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स के एक्चुअल टेक्निकल फंक्शंस में कंप्लीटली कंफ्यूज कर देगा। स्पेशल मेमोरी को एग्जाम तक दिमाग में परमानेंटली लॉक करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन मेमोरी ट्रिक दे रहा हूं। तुरंत लिखो इसको नोटबुक में। फॉर्डो इज द फोर्ट्रेस,
F से फॉर्डो, F से फोर्ट्रेस। ये इनका डीप माउंटेन हेविली प्रोटेक्टेड अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। उसके बाद आता है नतांज। नतांज उनका सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। और तीसरा इस्फहान। इस्फहान उनका मेजर न्यूक्लियर रिसर्च और टेक्नोलॉजी सेंटर है, जहाँ टेस्टिंग वगैरह होती है। अब एग्जाम में अगर मैच द फॉलोइंग आएगा तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है बैठे बैठे, बस दिमाग में एक लाइन रिकॉल करनी है, फॉर्डो इज फोर्ट्रेस, और उसी एक फैक्ट से आप बाकी के रॉन्ग ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट कर लोगे। क्लियर हो गया? एक और हाईली वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल एरिया पे आते हैं जल्दी से। मैप में इस ऑरेंज एरिया को ध्यान से पॉइंट करो। ये अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच का कंटेस्टेड रीजन है। यहाँ एक नया प्रपोज्ड लैंड रूट है जिसका नाम है ज़ैंगज़ूर कॉरिडोर। अब यहाँ पर यूपीएससी का टिपिकल ट्रैप क्या होगा? वो इस नए कॉरिडोर को पुराने लैचिन कॉरिडोर के साथ स्वैप करके स्टेटमेंट बना देंगे। लैचिन कॉरिडोर क्या करता था? वो आर्मेनिया को नगार्नो कराबाख से कनेक्ट करता था। पर ये जो नया ज़ैंगज़ूर कॉरिडोर है, इसका फंक्शन और लोकेशन दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। इस फंडामेंटल डिफरेंस में गलती मत करना। तो अगर प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आए, व्हाट डज द रिसेंटली प्रपोज्ड ज़ंगेज़ूर कॉरिडोर कनेक्ट, और आपके पास ऑप्शंस हैं ए रशिया एंड जॉर्जिया, बी अज़रबैजान एंड द नक्शिवान एक्सक्लेव, और सी ईरान एंड आर्मेनिया, कैसे सॉल्व करोगे इसको? विजुअल मैप रिकग्निशन को वहां रिकॉल करो। मैप पे मैंने अभी क्लियरली दिखाया था ना कि ज़ंगेज़ूर कॉरिडोर एक हाईली स्ट्रेटेजिक लैंड रूट बनने जा रहा है जो आर्मेनिया के स्यूनिक प्रोविंस से होते हुए निकलता है और जो डायरेक्ट अज़रबैजान को उसके नक्शिवान एक्सक्लेव से जोड़ता है। सो द आंसर इज स्ट्रेट अप बी। इसीलिए मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, करंट अफेयर्स या न्यूज़ पढ़ते वक्त एटलिस्ट खोल के बैठा करो अपने पास। विजुअल मेमोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी टफ एलिमिनेशन के लिए। All right, class, we are down to the final part of our session today. Number 5, final synthesis and revision, the ultimate memory dump. देखो, यहाँ आराम से बैठ के क्लास में समझना एक बात है और एग्जाम हॉल के हाई प्रेशर में उसको स्ट्रिक्टली करेक्ट रिकॉल करना बिल्कुल दूसरी बात। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैप्स को देखते हैं जहाँ रिटेंशन टेस्ट होता है। कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ने वाले उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग अलग ब्रिजेस हैं। डायग्राम देखो स्क्रीन पर। इनके लिए गोल्डन रूल बना लो आज और कभी मत भूलना आगे। आर्च ओवर द चिनाब, केबल्स ओवर द अंजी। इसका क्या मतलब है? चिनाब ब्रिज दुनिया का हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है, जबकि अंजी खंड इंडिया का बिल्कुल पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है। अब आपको पता है यूपीएससी का एग्जामिनर क्या करेगा? वो इन दोनों स्ट्रक्चरल फैक्ट्स को अपने स्टेटमेंट्स में एग्जैक्टली 100% स्वैप करके देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर टेस्ट में स्टेटमेंट आए जहां लिखा हो कि चेनाब केबल स्टेट है, तो उसको वहीं तुरंत क्रॉस कर देना बिना सोचे। एक और टेक्निकल पैटर्न बता रहा हूं जो साइंस सेक्शन में बहुत कॉमन है। यूपीएससी क्या करता है? कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स या लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम एकदम आइसोलेट करके पूछता है, व्हाट आर दे? अभी रिसेंटली एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें कुछ कैंसर ड्रग्स क्वालिटी टेस्ट में बुरी तरह फेल हुए थे। अब एग्जामिनर कभी भी आपसे उन दवाओं के रिटेल या कमर्शियल ब्रांड नेम्स नहीं पूछेगा, उसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको उनके साइंटिफिक सफिक्सेस याद रखने, जैसे प्लैटिन हो गया फॉर एग्जांपल सिस्प्लैटिन, और रूबिसिन जैसे डॉक्सोरूबिसिन। अगर एग्जाम पेपर में टर्म दिखे सिस्प्लैटिन और आपके डिस्ट्रैक्टर्स में बड़े बड़े फैंसी ऑप्शंस हों, जैसे रिसेंटली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट्स, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट सुपरबग्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो उस जाल में मत फंसना। ये प्लैटिन और रूबिसिन सफिक्सेस डायरेक्टली कीमोथेरेपी इंटरवेंशंस को दिखाते हैं जो आगे चल के कैंसर सेल्स के अनकंट्रोल्ड डिवीजन को केमिकली रोकते हैं। स्ट्रेट फैक्ट है ये। अब इस समरी टेबल को स्क्रीन पे ध्यान से देखो एक बार। ये टेबल प्रैक्टिकली आपकी एग्जाम से एक रात पहले वाली मास्टर चीट शीट है। इसे ब्लाइंडली वर्ड बाय वर्ड रटना नहीं है, बस अपने स्टैटिक लॉजिक और कॉन्सेप्ट से लिंक करते जाना है। चलो फटाफट मेरे साथ रिकॉल करो। फॉर्डो इज द फोर्ट्रेस फॉर ईरान, प्लैटिन एंड रूबिसिन मीन्स इट्स डेफिनेटली ए कीमोथेरेपी ड्रग, आर्च ब्रिज ऑलवेज ओवर चेनाब एंड केबल ब्रिज ओवर अंजी। और एक एक्स्ट्रा पावरफुल इकोनॉमिक पॉइंट ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी एसएफबीज, उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल टारगेट नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स की तरह सिर्फ 40% नहीं होता। नए रूल्स के हिसाब से ये डायरेक्टली 60% ऑफ एएनबीसी है। यूपीएससी एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है बच्चे स्टैंडर्ड 40% रट के आएंगे और वो आपसे इन्हीं स्पेसिफिक एक्सेप्शंस पे खेलता है वहां। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, ये बहुत काम आएगी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। चलो बच्चों, क्लास को आज यहीं कंक्लूड करते हैं। आज हमने बेसिकली क्या सीखा कि यूपीएससी एग्जामिनर किस तरह से डेली न्यूज़ के पीछे छुपे हुए स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, डीप रेगुलेटरी लिमिट्स और ओवरलैपिंग जियोपॉलिटिकल मैप पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने ट्रैप स्टेटमेंट्स इंटेंशनली बनाता है। मैं आप सबसे यही चाहता हूं कि आप अब इस एग्जामिनर के स्पेसिफिक मैट्रिक्स पर पूरी तरह ट्रस्ट करें। आज से बस पैसिवली द हिंदू या एक्सप्रेस के आर्टिकल्स पढ़ना बंद कर दीजिए और एक्टिव होकर ये क्यों हो रहा है और यूपीएससी यहां एग्जैक्टली एक्सट्रीम वर्ड का ट्रैप कहां लगाएगा पर सीरियसली सोचना शुरू कीजिए। एक्सेप्शंस और रूल्स की बाउंड्रीज को फुली मास्टर कीजिए। तो एंड में मेरा आपसे बस एक यही आखिरी क्वेश्चन है, आज की इस इंटेंसिव मास्टर क्लास के बाद क्या आपकी कल सुबह की रिवीजन स्ट्रैटेजी वही पुरानी बोरिंग टेक्स्ट रीडिंग रहने वाली है, या फिर आप इस प्रैक्टिकली प्रूवन प्रीलिम्स पैटर्न इंजन को समझ के अपने अगले संडे वाले मॉक टेस्ट में बोल्डली और कॉन्फिडेंटली अप्लाई करेंगे?
देखो, मुझे एग्जीक्यूट अग्रेसिवली करना है। मुझे रिजल्ट्स चाहिए आप लोगों से इस साल। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स, कीप डिकोडिंग द मैट्रिक्स और पढ़ते रहिए।